नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेस की ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे नदी टॉपिक के ऊपर और नदी के बारे में लास्ट में हमने लिखा था कि नदियों के किनारे जो शहर वगैरह बने हुए हैं, कौन कौन से शहर स्थित है, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और कुछ आंकड़े मैंने दिए थे कि ये आंकड़े भी आपको उतारने हैं, ठीक है ना। पीडीएफ आपको भेज दी थी मैंने। अब जो बचता है, कुछ बेसिक जानकारी और बच जाती है, उसको भी हम लिखना जरूरी होता है क्योंकि अन्य जानकारियों में चल रहा है ये। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के नाम से हमने इसमें लिखा था। तो कहाँ तक लिख लिया था आपने, बताओ पहले तो। लिख लिया था, ठीक है। आज आप एक काम करें, हेडिंग डालें कि नदियों के किनारे स्थित सभ्यताएं। नदियों के किनारे स्थित सभ्यताएं। नदियों के किनारे स्थित सभ्यताएं। सभ्यता तो जानते हो ना। तो या तो आप एक टेबल फॉर्मेट में लिख सकते हो इसको। एक तरफ तो हम लिखेंगे इसमें सभ्यता का नाम। क्या लिखेंगे? सभ्यता का नाम लिखेंगे। सभ्यता का क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? सभ्यता का नाम लिखेंगे। और एक तरफ लिखेंगे नदी का नाम। भाई कौन सी नदी के तट पर या नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। तो ऐसे एक टेबल बनाएंगे बस, है ना? और इधर चाहो तो आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हो। सीरियल नंबर डालना कोई जरूरी नहीं होता। अब देखो, मैं आपको सभ्यता तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। सभ्यता तो हम इतिहास में पढ़ते हैं। हाँ, तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ज्योग्राफी में नदी टॉपिक है। नदी के पास में अगर कोई सभ्यता विकसित हुई है तो वहां से कई बार सवाल बन जाता है। तो सबसे पहले आप लिखो तिलवाड़ा सभ्यता। कौन सी? तिलवाड़ा सभ्यता। पूछा जाए आपसे, जरा ध्यान रखो, तिलवाड़ा सभ्यता। चाय पियोगे? चाय थोड़ी थोड़ी थोड़ी। तिलवाड़ा सभ्यता। हाँ भाई पवन, तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पहले थे बता। भाई मैं ज्योग्राफी के अनुसार ये तो नहीं पूछ रहा हूँ आपसे कि कौन सी नदी के किनारे हैं, पर मुझे आप ये बता दो कि तिलवाड़ा सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई है। हाँ? एक भी विद्यार्थी नहीं बता पा रहा तिलवाड़ा सभ्यता। बंद कर थोड़ा। तिलवाड़ा सभ्यता पाली में। गजब भाई। देखो, जो तिलवाड़ा सभ्यता है ना, ये पहले तो बाड़मेर में थी। कहाँ पर? बाड़मेर में। और वर्तमान में बालोतरा जिले में आ गई। बालोतरा जिला कहाँ पर? बालोतरा जिले में है। और ये कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? लूनी नदी। तो लूनी नदी के किनारे विकसित हुई। तो पहले तो लिख लेना वहां का, वहीं कहाँ पर है ये। लिख लिया? अब देखो, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। पहले तो मुझे बताओ, आहड़ सभ्यता है कहाँ पर? है? कहाँ है आहड़? आहड़ सभ्यता। वेरी गुड विद्यार्थियों। कोई भीलवाड़ा बता रहा है, कोई राजसमंद बता रहा है, कोई हनुमानगढ़ बता रहा है। क्या लेवल आप लोगों का। उदयपुर। कहाँ पर है? उदयपुर। और नदी पूछे तो बेड़च नदी। रुक जा। बेड़च नदी। और बेड़च नदी ना मिले तो फिर आयड़ नदी।
आयड नदी। उदय सागर झील में गिरने के बाद में आयड नदी का नाम क्या हो जाता है? बेड़च नदी नाम हो जाता है। और बेड़च जो नदी है ये बनास की सहायक नदी है, जो कहाँ पर जाकर बनास में मिलती है? बिगोद भीलवाड़ा में जाकर मिलती है, वहाँ जाकर त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास, बेड़च और मैनाल, ये 3 नदियाँ मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। और इस बेड़च की एक सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीरी। और गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर ही एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ध्यान रखना, पढ़ाया था मैंने आप लोग। अगली सभ्यता का नाम लिखो, बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता। जब प्रॉपर नदियां पढ़ाई ना, वो मैंने लिखा है आपको, बालाथल सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता। बताओ, बालाथल सभ्यता कहाँ है? पहले तो जगह का तो पता होना चाहिए कम से कम। हाँ बहन जी बोलो, कंफर्म नहीं है? उदयपुर। और नदी पूछे तो सेम, आयड नदी या बेड़च नदी। लिख लिया? नहीं होगी, किन होगी? नगरी सभ्यता। नगरी, नगरी सभ्यता। पहली बात तो नगरी सभ्यता है कहां पर? चित्तौड़ में, कंफर्म? चलो चलिए तुम्हारा लेता हूँ। और नदी? बेड़च नदी। तो सभ्यता में तो क्या आ जाएगा? नगरी सभ्यता। और जिला आ जाएगा उसका कौन सा? चित्तौड़गढ़। और नदी का नाम आ जाएगा बेड़च नदी। और बेड़च ना मिले तो ऐड मानना पड़ेगा। हालांकि बेड़च नदी नाम हो जाता वहां जाने के बाद तो, लेकिन एग्जामिनर है, कई बार स्टूडेंट को फंसाने के चक्कर में बेड़च नहीं देकर ऐड भी दे सकता है। कौन सा दे सकता है? ऐड नदी। वैसे उद्गम के स्थान पे होता है इसका ऐड नाम, तो बाद में उदय सागर झील में मिलती है तो उसके बाद में इसका नाम बेड़च हो जाता है। तो फाइनली तो बेड़च नदी पर बना, बेड़च नदी के तट पर विकसित हुई है। देख लिया? अब यहाँ ही आप एक और इससे रिलेटेड है वही लिख लो, नगर सभ्यता। नगर सभ्यता, हाँ, नगर सभ्यता है टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। इस नगर सभ्यता को ही रेड सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड सभ्यता भी कहते हैं। ध्यान रखो। क्या कहते हैं? रेड सभ्यता भी इसको कहते हैं। और नगर सभ्यता है टोंक में। कौन सी नदी? अरे डील नदी। ढील नदी बताई थी ना कल आपको, ढील नदी। लिख लिया? अगली लिखो, बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। बताओ कहाँ है? चलो मैं मदद कर देता हूँ। बागोर हवेली उदयपुर में है। कल लिखाया था ना मैंने आपको। बागोर हवेली कहाँ है? उदयपुर। और बागोर सभ्यता है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और नदी पूछा जाए तो कोठारी नदी। कोठारी नदी। बनास की सहायक नदी कोठारी। कोठारी किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी। लिख लिया?
और ऐसा सवाल आ सकता है ना कोई भी सभ्यता के बारे में। ओजियाना सभ्यता, बताओ ओजियाना सभ्यता कहाँ है? पहले तो जगह का नाम बताओ, ओजियान सभ्यता है कहाँ पर? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा कहाँ पर है? भीलवाड़ा। और नदी पूछे तो कोठारी नदी। कौन सी नदी? कोठारी नदी। कौन सी नदी है? कोठारी। लिखो, बेराट सभ्यता, बेराट, बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता विद्यार्थियों पहले तो जयपुर में थी। कहाँ पर थी? जयपुर में। लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। कौन से जिले में आती है? कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। और पूछा जाए आपसे कि कौन सी नदी पर है? बाणगंगा भी सही है। अरे आप भी लिखो, क्या नाम लोकेश? लिख क्यों नहीं रहे हो? लिख रहे हो क्यों? डेली चलेगी, यही रहेगा रूटीन। लिखो इसको। जयपुर में थी पहले तो, अभी वर्तमान में कहाँ है? कोटपुतली बहरोड में लोकेटेड है ये। और नदी का नाम पूछा जाए तो बाणगंगा नदी, बाणगंगा। अलग से रजिस्टर बना लेना इसका ना, राजस्थान ज्योग्राफी का एक। सभी जिन्होंने भी नहीं बना रखा वो भी बना लेना। राजस्थान भूगोल का एक रजिस्टर बना लेना पूरा। ठीक है, कितनी होगी? 8 होगी? और लिखाऊंगा, बहुत है। और लिखो, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। यह अंतिम क्लास अपनी इसकी है ना, गणेश्वर सभ्यता है। गणेश्वर सभ्यता सवाई माधोपुर? नहीं नहीं, सीकर में है। कहाँ पर है? सीकर। श्री माधोपुर कह सकते हो आप। नहीं सीकर में एक जगह है ना। श्री माधोपुर कहाँ है? सवाई माधोपुर कहाँ है? सवाई माधोपुर जिला है, और श्री माधोपुर कहाँ है? श्री माधोपुर ही है ना वो, तो दूसरा नाम है। सीकर में कहाँ पर है? श्री माधोपुर है, क्या नाम है उसका? नीम का थाना में पड़ता है ना वो? श्री माधोपुर भी एक जगह का नाम है। चलो कोई नहीं, आप तो अभी सीकर लिख लो। और नदी का नाम लिखो। नदी बताओ कौन सी आएगी? कांतली नदी, कांतली। कोई बात नहीं, नीम का थाना सीकर में जगह लिख सकते हो आप। नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना सीकर। और कौन सी नदी? कांतली नदी, ध्यान रखना। और गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्र सभ्यताओं की क्या कहते हैं? ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं इसको। कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं तो वैसे बता रहा हूँ। एक तुलनात्मक दृष्टि से हम इस पर चर्चा कर सकते हैं ना। लिख लिया? ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता को कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। सीकर नीम का थाना में है। और नदी पूछा जाए तो कांतली नदी। हाँ, इस कांतली नदी के बारे में क्या जानते हो आप? अरे मैं कह रहा हूँ कांतली नदी के बारे में पूछ रहा हूँ। इसका उद्गम कहाँ से होता है? सीकर में कहाँ से? खंडेला की पहाड़ियों से। खंडेला टू मंडरेला चलती है।
कितने किलोमीटर है? इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। और पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः केवल राजस्थान में बहती है ना? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली ये पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है तो हाँ, सीकर और झुंझुनू खंडेला से निकलती है, मंडला में जाके समाप्त हो जाती है। लिख लिया? लिखो सुनारी सभ्यता। अगली सभ्यता का नाम लिखो सुनारी। सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सुनारी सभ्यता। लिख लिया सुनारी सभ्यता? अब जो सुनारी सभ्यता आपने लिखा है, पहली बात तो जगह बताओ कहां पर है? खेतड़ी में। और खेतड़ी कहां पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। झुंझुनू में। ठीक है। और नदी पूछे तो, क्योंकि हम तो मेन तो नदी पे लाना चाह रहे, सभ्यता थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। और कांतली नदी के जो बेसिन क्षेत्र है उसको क्या, कौन सा मैदान कहते हैं? तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तोरावटी। तो तोरावटी मैदान कौन सी नदी का बेसिन क्षेत्र कहलाता है? कांतली नदी। सीकर से लेकर झुंझुनू के बीच में बहती है। तोरावटी क्षेत्र वही है। तोरावटी। और ये जो क्षेत्र है शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। कौन सा? शेखावटी। तो शेखावटी में ही का ही पार्ट है तोरावटी। शेखावटी का ही क्या पार्ट है? तोरावटी। ध्यान रखना। लिख लिया? सुनारी सभ्यता लिख लिया आपने? कैसी सभ्यता है ये? ताम्र युगीन या लोह युगीन? तो जो सुनारी सभ्यता है ये लोह युगीन है। और जो इससे पहले आपने लिखी है गणेश्वर सभ्यता, ये ताम्र युगीन है। कैसी है? ताम्र युगीन सभ्यता है। आपको ज्यादा बातें नहीं लिखनी, मैंने जो चार्ट बनवाया है ना वही बातें लिखनी है ना, बाकी केवल समझ होनी चाहिए आपको। लिख लिया? लिखो कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। हाँ कहाँ है? बहन जी चार्ट बनाते नहीं हूँ, क्या कर दिया ये? हाँ नहीं, जैसे यूँ चार्ट चल रहा था ना अपना, उसी चार्ट के अनुसार बनाना था। देखे पीछे देखो, देखो लड़कियां कितना शानदार बना रही। धीरे धीरे सीख जाओगे, कोई बात नहीं। इनके धीरे धीरे समझ में आई थी, एक दिन में नहीं आती। क्योंकि नोट्स का अहम रोल होता है। अगर आपने ढंग से नोट्स बनाना सीख लिया ना, उसी दिन आपका सिलेक्शन लगभग 60% हो जाता है। और अगर उन नोट्सों को याद कर लिया तो 80% आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर भी 20% है, तो बार बार रिवीजन करना पड़ता है जब जाके सिलेक्शन होता है। ये ऐसी चीजें होती हैं कि सामान्यतः क्लास में नहीं लिखाई जाती। इसकी एक पीडीएफ भेज दो, बच्चे उतार लेंगे इसको। लेकिन मैं एक एक फैक्ट लिखा रहा हूं आपको ताकि आपका रिवीजन हो सके। हाँ, कालीबंगा सभ्यता है कहाँ भाई? हनुमानगढ़। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। और नदी पूछे तो घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। लिखो पीलीबंगा सभ्यता। पीलीबंगा सभ्यता कहाँ है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। और नदी पूछे तो घग्गर। गंगानगर लिखवाया था कि वहां पे? चेक कर लेना एक बार। हाँ सीमा पर ही है, तो हो सकता है वहां लिखवा दिया हो गलती से। लिख लिया?
लिखो रंग महल सभ्यता। रंग महल कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। नदी पूछे तो घग्गर। लिखा होगा तो वहीं लिखा होगा, घग्गर नदी जब पढ़ाई होगी ना आपको वहां पर। अगली सभ्यता का नाम लिखो विद्यार्थियों, गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता कौन सी? गिलुंड सभ्यता। आपसे पूछा जाए गिलुंड सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी। जगह बताऊं? जगह राजसमंद। जगह राजसमंद। लिख लिया? गरदड़ा सभ्यता कौन सी सभ्यता? गरदड़ा सभ्यता। हाँ, बूंदी में लोकेटेड है। कहाँ पर है? बूंदी में, ध्यान रखना। गरदड़ा सभ्यता कौन सी नदी पर है? खाजा। खाजा नदी कौन सी नदी? खाजा नदी, ध्यान रखना। गरदड़ा सभ्यता। देखो जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा। जोधपुरा सभ्यता। हाँ आयुष, जोधपुरा सभ्यता कहाँ है? जयपुर नहीं, चेंज होगी ना अब तो, कोटपुतली बहरोड। जयपुर लिखाया था? चेंज कर लेना भाई, चेंज चेंज कर लेना वहां पर। वहां पर अगर मैंने जयपुर लिखाया है तो उसमें चेंज कर लेना। देखो पहले कहां पर थी? जयपुर, लेकिन वर्तमान में जिलों ने तो इसी 12 बजे। या तो सब टॉपिक के वो दे दे आंकड़े एक बार। अरे कोई बात नहीं, देखो छोटी मोटी मिस्टेक आप लोगों से हो सकती है, हमसे भी हो सकती है। हो सकती है, ये मानवीय भूल है। और मानवीय भूल क्या, सब कुछ ही गड़बड़ हो रखा है पूरे राजस्थान में। और अनुमानित आंकड़े ही है एक प्रकार से ये, ऑथेंटिक आंकड़े तो है नहीं ये सारी चीजें। ठीक है, हम बता रहे हैं भाई, वहां पर है कोई स्रोत में अगर जो भी जानकारी मिल रही है वहां के अनुसार आपके साथ साझा कर रहे हैं हम। प्लॉट काट दिए राजस्थान में तो बहुत सारे। वो तो ठीक रहा जो थोड़े बहुत जिले और कम कर दिए। ऐसा कौन सा आंकड़ा आपके सामने जिसके आधार पर ये कह सकते हो कि ये वहां पर है सर? ये तो ठीक है, एक इतना पढ़ते हैं सब कुछ जिससे पता लग जाता है कि भाई ये कहाँ पर होगा, उस मैप में एडजस्ट करते हैं उसको। इन्होंने भी कोई प्रॉपर सीमा थोड़ी बनाई है अभी तक उसकी। अभी तो ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं आया सामने। और पूरा इतनी तहसीलों को, इतने गांवों को, इतनों को पढ़ना कितना भारी काम है, पहले तो ये देखो। सीमा को लेके बदलाव हो गया ना। पहले जैसे जैसलमेर का पार्ट था वो जैसलमेर पड़ता था। बंद बंद, गेट गेट गेट। लिखो क्या लिखा है? जोधपुरा सभ्यता। बातें नहीं। नदी लिख लो, नदी साबी नदी। कौन सी नदी आ जाएगा? साबी नदी आ जाएगा, साबी। साबी नदी।
एंट्री मार ली। सही है। हाँ कोई बात नहीं। लिखो नोह सभ्यता, नोह। नोह सभ्यता, नोनेरा। नोनेरा तो कोटा में है। भरतपुर और कोटा में तो बहुत अंतर आ जाता है। नोह पड़ता है भरतपुर में, और भरतपुर में कौन सी नदी के किनारे? रूपा रेल। देखो जो रिवीजन करके आएगा वो जवाब देगा। रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी भरतपुर। एक नोट डालो विद्यार्थियों, होगी या नहीं? सभ्यता कंप्लीट होगी। एक नोट डालें आप। देखो दो जिले राजस्थान के ऐसे हैं जहां पर एक भी नदी नहीं बहती है, बताओ। है? लिखो, राजस्थान के दो जिलों में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। राजस्थान के दो जिलों में एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। और उन दो जिलों का नाम कौन सा आएगा? एक तो लिख लें आप, बीकानेर, और एक चूरू। दोनों जिलों का नाम लिख लो। बीकानेर और चूरू। हाँ, मुझे बताओ उस जिले का नाम बताओ जिससे सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता हो। हाँ, राजस्थान का वह जिला कौन सा जिससे सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है? हाँ, उदयपुर। लिखो, राजस्थान के उदयपुर जिले से सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। चलो मुझे ये बताओ, राजस्थान का वह जिला बताओ जिसमें सबसे ज्यादा नदियां बहती है। राजस्थान का वह जिला बताओ जिसमें सबसे ज्यादा नदियां बहती हो। हैं? राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। देख लो, लो पूरा मैप दिखा देता हूं। देखो, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। यानी कि राजस्थान का वह जिला जिसमें सर्वाधिक नदी या नदियां प्रवाहित होती है। सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है, उसका नाम क्या है? चित्तौड़। राजस्थान के उस संभाग का नाम बताओ जिसमें सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित होती है। कोटा ही, अरे कोटा सही है। हाँ, तो सर्वाधिक नदी प्रवाहित वाला संभाग कौन सा है? संभाग बोला है मैंने, जिला नहीं। संभाग पूछा जाए तो कोटा। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? कितने जिले आते हैं? चार। चार कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। लिख लो। लिख लिया? तो देखो, सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होने वाला संभाग कौन सा है? संभाग, संभाग बोला भाई। संभाग कोटा। और जिला, सर्वाधिक प्रवाहित होने वाला जिला चित्तौड़। और सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम करने वाला जिला उदयपुर है। ध्यान रखना। अब देखो, आपने भौतिक विभाजन पढ़ा था राजस्थान का।
पढ़ा था ना। ये जो अरावली वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा क्या है, अरावली का हिस्सा है। राजस्थान को 4 भौतिक भूभागों में विभाजित कर रखा है। एक तो ये पूरा जो दिख रहा है ना आपको, ये मतलब ये इधर वाला, ये वाला और ये वाला दोनों, ये मिला के इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहा है इसको अरावली, मध्य अरावली बोलते हैं वैसे तो, अरावली। और ये जो येलो येलो दिख रहा है इसको पूर्वी मैदान, तो क्या बोलते हैं, पूर्वी मैदान बोलते हैं। और जो इधर पिंक दिख रहा है आपको, ये दक्षिणी पूर्वी पठार है, ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। अगर ऑल ओवर हम बात करें, सबसे ज्यादा नदियों का उद्गम कौन से भौतिक प्रदेश से होता है, तो अरावली से। सर्वाधिक नदियों का उद्गम कहां से होता है, अरावली पर्वतमाला से होता है, अरावली भौतिक प्रदेश से होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नदियां बहती है वो इस क्षेत्र में बहती है, तो दक्षिणी पूर्वी पठार, पठार मैं निकालता हूं, देखो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से सर्वाधिक नदियों का उद्गम, सर्वाधिक नदियों का उद्गम अरावली प्रदेश से होता है। किससे होता है, अरावली प्रदेश से होता है। 4 भागों में बांट रखा ना, अरावली से होता है। लेकिन अरे बहन जी, मैं टोटल 4 की बात कर रहा हूं। मैं इससे सबसे ज्यादा मतलब उद्गम होता है, उद्गम इससे होता है, वो बात नहीं बता रहा हूं मैं, उत्तर दक्षिण मध्य नहीं बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही बोले आप। लेकिन सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित, लेकिन सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित, लेकिन सबसे ज्यादा नदियां प्रवाहित दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में होती है। लिख लिया, अगला फैक्ट लिखो। देखो ये राजस्थान का उत्तरी पार्ट है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है और ये पश्चिमी। तो उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आसपास तो बताओ। चंबल में जाती है क्या ऊपर? मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है आप लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो लिखो, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ। गगर लिख लो। लिखो अगला फैक्ट। अब कुछ फैक्ट बचे हैं वो लिखा देता हूं मैं ना। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, ढूंढी आएगा। देखो पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ढूंढी। दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, दक्षिणी राजस्थान की सबसे लंबी नदी माही। लिख लिया, अगला फैक्ट लिखो। पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी
लिख लिया? चंबल लिख लो। बहन जी ने तो एक नदी का नाम सुन रखा, चंबल। उत्तर में बोले तो चंबल, और दक्षिण में बोले तो चंबल, और पश्चिम में बोले तो चंबल। चारों पूरे राजस्थान को पानी पिला रही है तो। ठीक है, समझ गए यहां तक? देखो, लंबाई के अनुसार राजस्थान की नदियों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। सबसे पहले कौन सी नदी आएगी बताओ, लंबाई के अनुसार? चंबल। फिर माही आएगी ना भाई। फिर बनास। फिर लूनी। इसका मतलब कल वाले आंकड़े नहीं लिखे आपने, वो आंकड़े दिए थे ना मैंने आप लोगों को। अच्छा, लास्ट में बढ़ाओगे? चलो कोई बात नहीं, लास्ट में बढ़ा लो। लिखो, अपुआ क्षेत्र के अनुसार राजस्थान की नदियों का अवरोही क्रम, ये लंबाई के अनुसार था। अब कौन सा पढ़ेंगे हम? अपुआ क्षेत्र के अनुसार राजस्थान की नदियों का अवरोही क्रम। तो सबसे पहले कौन सी आएगी बताओ, बनास। कौन सी आएगी? बनास का नाम आएगा, ध्यान रखना। और दूसरा नंबर किसका आएगा? लूनी का। और तीसरा चंबल का। लंबाई के अनुसार अलग है, अपोहा के अलग, अंक के अनुसार अलग है, ध्यान रखना। और चौथे पे आएगी माही। चौथे पे कौन सी आएगी? माही। लिख लो इनको। हाँ, ऑप्शन बनाओ। चंबल को मानेंगे। लिख लिया? लिखो, उप बेसिन के अनुसार, मतलब सहायक नदियों की भी सहायक नदियां बहुत सारी हो, उनके अनुसार अवरोही क्रम। लिखो, उप बेसिन के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम। उप बेसिन के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम। देखो, लंबाई के अनुसार तो सबसे बड़ी कौन सी आई? फिर 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 लूणी आई। लेकिन अपोहा के तंत्र के अनुसार देखा तो हमने, बनास सबसे पहले, फिर सेकंड नंबर पे लूणी, तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आई। अब लिखो, उप बेसिन के अनुसार सबसे पहले नंबर आएगा लूणी का। किसका आएगा? लूणी का। फिर बनास का। फिर चंबल का। और फिर माही का। देख लेना कौन सा आधार पूछता है आपसे एग्जामिनर। लिख लिया? राजस्थान में कितने अपोहा तंत्र है? कौन कौन से?
कितने संभाग है राजस्थान में? तो ऐसे एक टेबल बना लो, एक तरफ सीरियल नंबर लिखना, फिर एक संभाग का नाम लिखना, फिर पर्वत क्षेत्र का नाम लिखना है भाई। इस जैसे माना कि मैंने बीकानेर लिख दिया, कौन सा संभाग लिख लिया पहला? बीकानेर लिख दिया। अब मैं जिले नहीं लिखाऊंगा इसके अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, क्योंकि वो तो मैं संभागीय व्यवस्था में पूरा पढ़ाता हूँ आपको। अब बीकानेर संभाग में कौन से प्रवाह की नदियां बहती है बताओ? आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह की नदियां बहती है। हाँ, अरब सागर में कौन बता रहा था? अब अरब सागर में आप बता रहे हो तो देखो आपको जवाब देना भी जरूरी है। अब देखो बीकानेर संभाग है ना, वो ये है पूरा, ये पूरा क्या है? बीकानेर संभाग, ध्यान रखना। अब इसमें, हाँ अरब सागर आ रहा, अरब सागर तो यहाँ इधर की तरफ पड़ता है ना, अरब सागर तो इसके आसपास पड़ता है, इधर की तरफ और भी नीचे की तरफ जाना पड़ेगा वैसे, क्योंकि नीचे पूरे राजस्थान के नीचे पूरा गुजरात आएगा, गुजरात के बाद में अरब सागर आता है। और इधर की तरफ जाओगे आप, जब पूरे भारत को क्रॉस करोगे तो उसके बाद में आएगी बंगाली खाड़ी, और कुछ नदियां बीच में ही डूब जाती, मतलब विलुप्त हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रवाह। तो इस क्षेत्र में केवल अगर नदी पाई जाएगी तो आंतरिक प्रवाह की नदी। और ध्यान देना, इन दो में तो नदियां ही नहीं बहती, ज्यादा ज्यादा गंगानगर और हनुमानगढ़ में आती है, वो भी कौन सी आती है? घग्गर नदी आती है, और वो उसको आंतरिक प्रवाह की नदियों में हम पढ़ते हैं। और आंतरिक प्रवाह की भारत की सबसे लंबी नदी है वो, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतली, जो कि सीकर झुंझुनू में बहती है, खंडेला टू अंडरेला। तो आपने संभाग का नाम लिख लिया, लिखो तो बनाओ चार्ट। ऐसे लिखाऊंगा मैं बहन जी, अभी मैंने बताया था ना आपको, गए रहे वो चार्ट। हाँ बस इतना ही लिखाऊंगा मैं। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद में संभाग का नाम लिखेंगे, जैसे बीकानेर संभाग, फिर यहाँ पे आंतरिक प्रवाह की नदी बहती है। लिख लिया? अब लिखो दूसरा संभाग का नाम लिखो, जोधपुर, जोधपुर संभाग। कौन सा संभाग? जोधपुर संभाग। देखो राजस्थान में 3 अपवा तंत्र है, आंतरिक प्रवाह, अरब सागर और बंगाली खाड़ी। तो यहां पर देखना, एक तो आंतरिक प्रवाह की नदी देखने को मिलेगी आपको, कौन सा? आंतरिक प्रवाह, और अरब सागर वाला। अरावली के जो इधर की तरफ है ना, जो भी पानी जाएगा ना, या तो आंतरिक प्रवाह में जाएगा, और या किस में जाएगा? अरब सागर में जाएगा, ध्यान रखना। तो अरब सागर, अरब सागर प्रवाह, 2 प्रवाह क्षेत्र आते हैं इसमें। कौन से आते हैं? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र और अरब सागर प्रवाह क्षेत्र। देखो इस बिंदु को मैं जब यहां पर आपको लिखा रहा हूं, ये संभागीय वाली व्यवस्था को लेकर, तो संभाग टॉपिक आपका मजबूत होता है यहां से। तीसरा संभाग का नाम लिखो, उदयपुर, उदयपुर। उदयपुर में 2 संभाग आ जाए, 2 प्रवाह तंत्र आ जाएगा। एक तो अरब सागर वाला आ जाएगा, अरब सागर प्रवाह तंत्र, और दूसरा बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र। चौथा लिखो, कोटा, कोटा संभाग। कौन सा संभाग? कोटा संभाग। कोटा संभाग में केवल एक प्रवाह तंत्र की नदियां पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी। पानी कहां लेके जाती है? बंगाल की खाड़ी प्रवाह की नदियां। कितने हो गए? 4 हो गए। पांचों लिखो, भरतपुर, भरतपुर। अब अरावली के उस तरफ है भरतपुर, तो इसमें यहाँ पे 2 प्रकार की, एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियां बहेगी, और दूसरी बंगाल की खाड़ी।
मैं भरतपुर जिला नहीं बोल रहा हूँ, भरतपुर संभाग बोल रहा हूँ। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? हाँ, कौन सा आता है? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बंगाल प्रवाह की तंत्र। अगला बोलो, जयपुर। और जयपुर भी देखो अरावली के पूर्व की तरफ ही है, तो यहां पर भी दो प्रकार की नदियां मिलेगी आपको। एक तो आंतरिक प्रवाह की नदियां मिलेगी और दूसरी बंगाल की खाड़ी। ये 7 संभाग हो गए विद्यार्थियों। संभाग के नाम भी याद करवा दिए मैंने आपको। अगला लिखो 7वां, अजमेर संभाग। एकमात्र संभाग ऐसा है जिसमें तीनों प्रवाह की नदियां बहती है। आंतरिक प्रवाह की नदियां भी बहती है, आंतरिक प्रवाह की नदियां बहती है। रूपनगढ़ नाम सुना होगा आपने। इसमें अरब सागर प्रवाह की नदियां भी बहती है। विश्वास ना हो तो लूणी को देख लो, ठीक है। और बंगाल, आपको पता है बनास की कई सहायक नदियों का उद्गम होता है यहां से, होता है ना। हाँ, और अजमेर जिले से नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अजमेर ब्यावर किस में आता है? अजमेर संभाग में तो आता है। विजयनगर, विजयनगर खारी वारी सब इधर से तो जारी है बस। तो हाँ, तो ये 7 संभाग हो गए, इनका प्रवाह क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पूरा तो नहीं हुआ। पूरा नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या करें, और भी बच गया थोड़ा बहुत, कल की क्लास में कर देंगे, और थोड़ा बहुत कल करा देंगे, और बाकी नया चैप्टर कल स्टार्ट कर देंगे ना। धन्यवाद विद्यार्थी।